नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग ऐसे ही बना लो। 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस at 27 degree centigrade temperature is expanded reversibly from 2 liter to 20 liter. Find the entropy change. सो आर की वैल्यू लिखा हुआ है 2 कैलोरी पर मोल पर किलो। ऑप्शन ए, बी, 4, डी 9.2। कितना आ गया? क्या कोई दिक्कत है बताओ? डेल्टा एस बराबर 2.303 एन आर, क्या यही लगाएंगे? कांस्टेंट टेम्परेचर है ही है, रिवर्सिबली लिख ही रहा है, क्या लॉग वॉल्यूम दिया है तो 2.303 एन की वैल्यू, आर की वैल्यू लॉग V2 20/2, 2 से 10 कट जाएगा, दैट इज 2.303 इंटू 4, बस हो गया। कैलोरी में ये आंसर आ जाएगा, है ना? कैलोरी जूल पर केल्विन होता है, अब पर मोल मोल भी रहता ही है, तो केल्विन पर मोल पर केल्विन, है ना? यूनिट ऑफ एंट्रोपी चेंज, यूनिट ऑफ एंट्रोपी चेंज क्या लिखे थे पहले, फिर से याद दिलाते। एंट्रोपी चेंज जूल पर केल्विन, अब मोल भी है ही है ना, क्योंकि केमिस्ट्री है तो मोल को कैसे छोड़ोगे, जूल पर मोल पर केल्विन, तो कैलोरी पर मोल पर केल्विन। और जूल का मतलब बहुत पहले क्लास शुरू हुआ था उसी समय एटीएम लीटर भी बताए थे, पी डेल्टा बी बराबर जूल, तो एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन भी दिया रहे, तो ये सब यूनिट बन जाएगा एंट्रोपी चेंज का, है ना? जूल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, है ना? अब चूंकि जूल जो है पर मोल ही रहता है, लेकिन अब 2 मोल देगा तो पर मोल करने के लिए तो गुना करना पड़ा ना एन का वैल्यू। चलिए हो गया ना, मिला जुला के सब बन जाएगा। अब इसमें कहाँ यही 2 तरह का क्वेश्चंस होता है। क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग
क्या लिख दिए? गलत लिख दिए। अच्छा तो सही कर देते। गिवन द फॉलोइंग एंट्रोपी चेंज फॉर 1 mole of solid melting at 27 degrees centigrade. If latent heat of fusion टू 930 जूल पर मोल पर केल्विन। ए 9.77 जूल पर केल्विन पर मोल। बनाइए 2000 2000 2000 2000। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे इंथैल्पी ही है, इंथैल्पी चेंज को ही कहते हैं। यहाँ पर वही लिया जाएगा, ये बात बता रहे हैं। आंसर क्या नहीं देखे, क्या करना है? डेल्टा एच लेना है, डेल्टा एच बाई टी, और डेल्टा एच ही क्या बन जाएगा यहाँ पे? लैटेंट हीट। फिजिक्स में पढ़े होंगे कि हिडन हीट होता है, ये हिडन हीट होता है। लैटेंट मतलब हिडन ही होता है ना? तो 2930 बाई टेम्परेचर 27 मतलब 300, 9.77 जूल पर केल्विन पर मोल। कितना आसान, क्या? ठीक है, बड़े। नाउ यू सी entropy change during different processes, है ना? पहला, when temperature is constant, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या लिखे थे फॉर्मूला? डेल्टा एस बराबर 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1, या फिर डेल्टा एस बराबर 2.303 एन आर लॉग P1 बाई P2। ठीक है। दूसरा,
when pressure is constant आणि आइसोबैरिक प्रोसेस है ना। तो डेल्टा एस बराबर लिख सकते हैं 2.303 NCP आर के जगह पे, है ना, पहले से कन्वर्सन पढ़ाए, लॉग T2 बाई T1। टेम्परेचर बदलेगा यहाँ पे, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। या फिर डेल्टा एस बराबर लिख सकते हो 2.303 NCP लॉग V2 बाई V1। ठीक है, लिखो। इसी तरह से आइसो कोरिक प्रोसेस के लिए बोलेंगे। लिखिए। बस अब एक ही 2 दिन बचा है, हम तो सोच रहे थे आज ही खत्म कर देते। छुट्टी। अच्छा, लिखे। कुछ बड़ा हो गया इस वजह से कि स्टेट्स ऑफ मैटर भी पढ़ा है ना इसमें, और इतना सब कुछ पढ़ा दिया इसलिए बड़ा हो जाता है। समझ में भी तो आना है थर्मोडायनामिक्स। तीसरा तीसरा अब प्रेशर के बाद व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, क्या लिखेंगे? डेल्टा एस इज इक्वल टू 2.303 NCV लॉग, बोलो, वॉल्यूम को छोड़ देना है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो 2 चीज वेरिएबल हो सकता है, प्रेशर और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर तो T2 बाई सब लिख ले, और प्रेशर हो जाएगा P1 बाई P2। नहीं नहीं, कैसे हो जाएगा? टेम्परेचर और प्रेशर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसा टेम्परेचर हुआ वैसे ही प्रेशर भी होगा। 2.303 NCV लॉग P2 बाई P1। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सुनना थोड़ा सा, अभी तो मजा आने वाला है। चौथा कहता है कि व्हेन टेम्परेचर और वॉल्यूम बोथ वेरिएबल, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट तो 3 बात होना था, कर ही लिया। अब 2 ही चीज वेरी करता है, एक ही प्रोसेस में 2 चीज वेरी कर रहा है। टेम्परेचर भी बदल रहा है,
साथ में वॉल्यूम भी बदल रहा है। तो देखो जरा, टेम्परेचर बदल रहा है और वॉल्यूम बदल रहा है, तो कांस्टेंट क्या होगा? प्रेशर। तो देखो, अरे हल्ला नहीं करता, टेम्परेचर बदल रहा है, डेल्टा एस बराबर 2.303 एन सी पी लॉग T2 बाई T1। अब वॉल्यूम भी तो बदल रहा है, उससे भी तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बदल रहा है, जरा ये देखो, डेल्टा एस क्या जोड़ दें इसमें अब? 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। ठीक है। इसी तरह से एक पांचवा, पांचवा कब, पांचवा कब? व्हेन व्हेन टेम्परेचर भी बदल रहा है और प्रेशर भी बदल रहा है। व्हेन टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ वेरिएबल। ठीक है। तो डेल्टा एस बराबर 2.303 एन के साथ क्या लगा देंगे? वॉल्यूम लॉग टेम्परेचर T2 बाई T1 प्लस प्रेशर बदल रहा है, तो डेल्टा एस बराबर 2.303 एन आर लॉग P1 बाई P2। 5 तरह का फॉर्मूला है ना। अभी सब पर तो अभी क्वेश्चन भी आपके जनरली दिखता नहीं है, लेकिन जब कभी दिखेगा तो आपको चुप रहने की जरूरत भी नहीं है। हाँ बोलिए आप। दोनों को जोड़ दिए, जो जो दोनों बदला है उस दोनों को जोड़ दिए। देखना एक बार शुरुआत वाला, नहीं, दोनों का प्रेशर कांस्टेंट नहीं लेना है। अब प्रोसेस को ध्यान रखना होता है, थ्योरेटिकली नहीं, ऑब्जर्व करके, है ना। एक बार यदि टेम्परेचर बदल रहा है तो उसके लिए इंट्रोपी चेंज निकाले, ठीक है, और फिर वॉल्यूम बदल रहा है, ठीक है। अब दोनों एक साथ बदलेगा, ऐसा होता तो साइमल्टेनियस ऐसा ही है कि सब कुछ एक के साथ बदलता है। जैसा फॉर्मूला था P1 V1 बाई T1 बराबर P2 V2 बाई T2, है ना। तो वो तो देखने वाली बात होती है, किसी को रोक के किसी को चेंज मेजर करते हैं। हाँ बोलिए। P1 बाई P2 ही तो है, एन आर लॉग P1 बाई P2। क्या सके, अभी तो क्वेश्चन भी बनाए उसी पे। एक क्लास और रहेगा यार, गिब्स एनर्जी वाला क्लास। उसी के बाद, उसी टॉपिक में। दोनों को जोड़ देंगे। हाँ वो जानबूझ के लिखे इसलिए कि यहीं पे हो जाएगा, वो दोनों को जोड़ देंगे। अलग अलग निकाल के भी जोड़ दिया जाता है ना। चूंकि एनर्जी जो है ना एक एडिटिव क्वांटिटी है, जैसे इंथैल्पी को डेल्टा H1 प्लस 2 निकाल के जोड़ दिया। ये एडिशनल फॉर्मूला बताएं, जब दो प्रोसेस होगा तो एक बार यहाँ से एक बार वहां से, दोनों निकाल के अलग से जोड़ देंगे। जरूरी थोड़े लेके फॉर्मूला में लगाएं,
है ना। ये सिर्फ वो फॉर्मूला है, ये लंबा जो फॉर्मूला देख रहे हैं उससे ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ये निकाल लेंगे और फिर एक बार डेल्टा एस बराबर ये निकाल लेंगे और दोनों को अलग से जोड़ देंगे, थोड़े ना एक ही साथ जोड़ना है ऐसे, है ना। उसी तरह से ये जो इधर निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, फॉर्मूला यही एक 3 सेट है और ज्यादा कुछ नहीं है। ये दो डराने के लिए, डरते हैं तब जाइए, नहीं डरते हैं तो मजबूत हो जाइए, है ना। एक बार ये निकाल लेना, एक बार ये निकालना, दोनों जोड़ देना, और क्या। कहीं से जैसा प्रोसेस वैसा काम, देखना है कि टेम्परेचर क्या, वॉल्यूम क्या। ठीक है, और यही सेम चीज वर्क डन निकालने में भी करना रहता है, क्योंकि डेल्टा एस वर्क डन ही ना है, बाई टेम्परेचर है, वर्क डन बाई टेम्परेचर है। अभी तो प्रूव किए थे वर्क डन बाई टेम्परेचर है, तो वर्क डन जैसे निकाल निकाल के जोड़ा जाता है वैसे इसको भी जोड़ देते। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ही आसान बात कहता है, लेकिन लॉ तो है। सुनिएगा क्या कहता है कि किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती, किसी भी सिस्टम की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता है। इसका दूसरा मतलब है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट, it is impossible to convert heat energy into mechanical work with 100% efficiency। ये कहते हैं कि हीट एनर्जी को 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। ये है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कहना चाहते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल गाड़ी में डालें तो जो हीट एनर्जी डेवलप करेगा जलने के बाद, 1 लीटर पेट्रोल इंजन में डालें, सिस्टम में डालें, उससे पूरी की पूरी गाड़ी केवल चलने का माइलेज ही देगी आपको 100%। ऐसा नहीं हो सकता है। 100 जूल एनर्जी वहां पे पेट्रोल जल के रिलीज होगा, तो 100 जूल का आप मैकेनिकल वर्क डन नहीं कर पाओगे। जानते हो कितना जूल का कर पाते हो? 30 जूल का। 100 जूल यदि हीट एनर्जी डेवलप होता है पेट्रोल या डीजल जलने से, तो आप मैकेनिकल वर्क डन कर पाते हैं 30 जूल का, आप कर पाते हैं 30 जूल का। बाकी सब सिस्टम को चलाने में खर्च हो जाता है, सिस्टम की इंट्रोपी में खर्च हो जाती है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कैरी करने में खर्च हो जाता है ना। वैसे ही है, जैसे आप 100 रुपये कमाओगे तो वो 100 रुपया आपको बच जाता है और किसी डेवलपमेंट वर्क में इस्तेमाल कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। 100 जूल कमाते हैं आप, 100 रुपया कमाते हैं आप, तो पहले आपको रोज का खाना पीना चाहिए, आपको चलने के लिए ही एनर्जी चाहिए जिस पे आप जी पाइएगा, उस कमाने के लायक होइएगा, खर्च होगा, इंट्रोपी में खर्च होगा। और जो घर में अचानक से परेशानियां आती उसमें खर्च हो जाएगा। मैक्सिमम बचा पाओगे सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से तो 30 रुपया। ये कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। सिंपल, 100 रुपया कमाओगे कितना बचाओगे? 100 रुपये मतलब 100 जूल हीट एनर्जी कितना वर्क डन कर पाओगे? 30 जूल। 100% कन्वर्ट करने के लिए कोई मशीन नहीं डेवलप हुआ है। ठीक है, और बात भी प्रैक्टिकली सही लगता है।
नहीं, अब गाड़ी 100 जूल में, अब तुम चलाओगे, तुमको इफिशियंसी क्या चाहिए, उससे कई किलोमीटर चले, तो 100 जूल आप जलाए तो आप 70 किलो के ढोवाइएगा उससे, लेकिन उससे पहले वो गाड़ी 150 किलो का वजन अपना तो ढोएगा, तब ना आपको 70 किलो और बैठा के ढोएगा क्या। तो अपना वजन कैरी करेगा, उसमें एनर्जी का खर्च होगा या नहीं होगा। जैसे ही इंजन स्टार्ट होगा, नॉकिंग प्रॉपर्टी आएगी और पूरा सिस्टम हिलेगा, थर 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 कांपेगा। इंट्रोपी है कि नहीं, नॉकिंग प्रॉपर्टी उसकी है कि नहीं, ये सब में एनर्जी खर्च होगा या नहीं होगा। फिर वो जब चलेगा तो रोडो जो है फ्रिक्शन एनर्जी से पीछे करते रहता है क्या। तो ये सब में एनर्जी खर्च होगी और आपको मिलेगा उससे रिटर्निंग मामला में 30 जूल। ये कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, 100% कन्वर्सन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे लिख देना है, पहला स्टेटमेंट ये लिख दीजिए छोटका में, इसे याद रहेगा, एफिशिएंसी ऑफ ए सिस्टम कांट बी 100%, एक लाइन। दूसरा लाइन, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट heat energy into mechanical work done with 100% efficiency। और भी लिखा रहता है, देर आर नो एनी पॉसिबल वे इन विच या बाई विच वी कैन कन्वर्ट 100% हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। अब जिस लैंग्वेज में आप इसको याद रखिए, है ना। है ना, कोई कोई कहता है सर इम्पॉसिबल तो हमारे डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है, लिखें कैसे, तो उसको बहुत तरीका है ना, देर आर नो एनी वे टू कन्वर्ट 100% हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल वर्क डन। ठीक है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कि 100 जूल एनर्जी का हीट 100 जूल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए, है ना। और जाहिर सी बात है ना, पहले आप ही कमाना शुरू कीजिएगा, तो सबसे पहला काम है आप चल पाइएगा तभी तो कमाना शुरू कीजिएगा। तो चल पाने में कितना खर्चा, रहना खाना और एक दो आश्रित है आप पे, तो उसको भी खिलाना, तब ना आप चलिए। समझ रहे हैं, तो कहां से आप 100 रुपया कमाइएगा तो 100 रुपया बढ़ जाएगा आपके दौलत में, बढ़ जाएगा क्या कभी। इसीलिए इसको कहते हैं कृष्ण भगवान का सब नियम, है ना, ये सब नेचुरल नियम है ना, ये बनाया हुआ नहीं है, ये नेचुरल है, जो हो रहा है बस उसी को कहा गया है ना। कृष्ण भगवान कहते हैं दूसरी बार, बस कहते हैं ना वो, कि कोई तरीका नहीं है पार्थ, पार्थ जिससे तुम जितना हम दिए हैं उससे विकास कर लोगे। ठीक है, हम देंगे तो इतना, लेकिन तुम रख पाओगे मात्र इतना। देयर आर नो एनी पॉसिबल सिस्टम, नो एनी पॉसिबल सिस्टम which able to convert, which able to convert heat energy into mechanical work done with
100% इफिशियंसी, 100% इफिशियंसी। आता है कभी कभी लिखने कि मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लिखिए, तो लिख दीजिए, क्या और क्या। There are no any possible system which able to convert heat energy into mechanical work done। अब ऐसा जब लॉ है तो कोई सिस्टम ऐसा बना कि मैक्सिमम 40% एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, उसी को बता दिया लोग कि ये आइडियल है। अब इससे और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। 40% का जो कन्वर्सन है कि मानो 100% हो गया, अब इससे ज़्यादा संभव नहीं है। तो इफिशियंसी ऑफ इंजन जो होता है ना, वो 30 to 40% होता है ना, 30 to 40%। अब नया है तो 30%, जैसे जैसे सिस्टम पुराना होगा वो और घट घट के 20%, 10% पे आ जाएगा। चूंकि क्या बढ़ेगा, इंट्रोपी बढ़ेगा। एक सिस्टम की इंट्रोपी हमेशा हमेशा के लिए बढ़ती रहता है ना। एक गाड़ी खरीद लिए, जितना चलाओ उसकी इंट्रोपी उतना ही धीरे 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 बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका वाइब्रेशन बढ़ता जाएगा। साउंड में ही प्रॉब्लम आ जाता है ना, गाड़ी के साउंड में ही। नहीं, पहले लेते हैं नया नया गाड़ी तो कहते हैं कि बड़ा स्मूथ है एकदम, बड़ा बढ़िया चलता है, गाड़ी वही रहता है और आप जवान हो जाते हैं। अरे बाप, ये इसको काहे रखे हुए हैं। हुआ क्या है, इंट्रोपी बढ़ गया उसका, है ना। अब हिलता है ज़्यादा, अब बैठते हैं आप तो उसमें थरथराहट आप महसूस करते हैं कि हिल रहे गड़िए, तो ये हिलने में ही ज़्यादा एनर्जी निकाल दे रहा है। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 30% से 20%। सबसे बढ़िया सिस्टम जानते हो किसको माना गया है, किसको, किसको, कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल सिस्टम किसको सबसे अच्छा बनाया, ये तो एक साइक्लिक प्रोसेस रेफ्रिजरेटर है ना। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर हम पढ़ाएंगे। रेफ्रिजरेटर का मतलब क्या, फ्रिज समझो, और क्या। घर में जो फ्रिज लगा हुआ है उसी को आइडियल सिस्टम बनाया गया, मतलब इससे ज्यादा इफिशिएंट सिस्टम नहीं बनाया। तो सोचो फ्रिज के बारे में, पंखा एक रूम में अपना चलते छूट जाए और बाहर में खेल रहे होते हो तो मम्मी डांट देती है जरूर, ये रूम से हटा था, पंखा बंद काहे नहीं किया, है ना। लेकिन वो खुद किचन में रहती हैं और वहां से हटती है तो तुम कभी बोले हो कि फ्रिजवा काहे नहीं बंद किया। फ्रिज तो दिन भर चलते ही रहता है, रातों में चलते रहता है, वो तो बंद ही नहीं होता है। कहीं जाते भी हैं एक आध दिन के लिए तो चलते छोड़ के जाना होता है, तो उसमें रखा हुआ खाना बर्बाद ना हो जाए। यहाँ पे है ना कोई मसला तो है कि बिजली बिल तो वहां भी लग रहा है, लेकिन अब बिजली बिल और उस खाने में के कंपैरिजन में पैसा कम यदि बिजली बिल में लग रहा होगा, तभी ना वो खाना बचाने के लिए फ्रिज को 2400 4800 घंटा चालू ही छोड़ देते हैं। एक पंखा के साथ तो ऐसा नहीं होता है, छोटा सा पंखा है, इवन एक बल्ब यदि लगा हुआ है उसको भी बंद करने के लिए कहा जाता है। तो सुनिएगा, फ्रिज का सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, क्या बिजली है। तो यहाँ पे आपको बताएंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी इन रेफ्रिजरेटर और फ्रिज। वो सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, वो चाहिए सिस्टम को ऑन रखने के लिए, वो चाहिए सिस्टम को ऑन रखने के लिए, लेकिन हमेशा कंज्यूम नहीं करता उससे एनर्जी।
तो कहां से करता है? तो फ्रिज एनर्जी का कंजप्शन उसमें रखे गए सबस्टांस से ही करता है। जैसे समझो कि दूध रखे थे 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बाजार से दूध लाए तो 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड पे आया दूध, ठीक है। लाते लाते तो हो ही गया होगा ना यार, वो फ्रिज से निकाल के दिया था ना, मन में तुम लोग का चलता है ना सर हम तो फ्रिज से निकाल के तुरंत लाए थे। अरे रूम टेम्परेचर पे ही रखे होंगे, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा होगा फ्रिज में। फ्रिज में 4 घंटे के बाद दूध का टेम्परेचर गिर के 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो टेम्परेचर में बदलाव हुआ। सेब ला के रखे थे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सेब का टेम्परेचर हो गया है ठंडा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, आपको ठंडा लग रहा है इससे, तो ये 25 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर गया, तो इसके लिए फॉर्मूला नहीं पढ़ाए थे, एमएस क्यू बराबर मस्त। जितना टेम्परेचर में बदलाव होगा, जितना टेम्परेचर में बदलाव होगा वो कहां कन्वर्ट होगा? क्यू में, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा क्या? तो जो फ्रिज का वर्किंग है वो इसी पे डिपेंड करता है, वो एनर्जी यहीं से कंज्यूम करता है। कोई भी सामान यदि आप उसमें रखते हैं, उसी का टेम्परेचर अब्जॉर्ब करके अपनी हीट एनर्जी को बनाता है, और डायरेक्टली हीट एनर्जी का कंजप्शन बिजली से नहीं करता है। बस इस काम को करने के लिए सिस्टम को ऑन होने की जरूरत है, और सिस्टम ऑन होता है बिजली से, ठीक है। तो डायरेक्ट कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का वो उतना नहीं करता जितना वो चलता हुआ पंखा कर रहा है, वो रेगुलर कर रहा है, ठीक है। अब इससे बढ़िया सिस्टम तो कोई हो ही नहीं सकता कि जो आपने रखा है उससे एनर्जी लेकर के अपना काम चला रहा है, ठीक है। और इसकी इफिशियंसी मैक्सिमम 40%, उसी को 100% माना। क्लियर है? अब इसकी वर्किंग में कार्नोट साइकिल क्या है, तो सुनिएगा। एक सिस्टम है ऐसा जिसमें दो चीज है, वन थिंग इज सोर्स, अदर थिंग इज सिंक। आप देखिए फ्रिज के पीछे देखिए, इतना सा पार्ट नीचे बॉटम साइड में खुला होता है, और उधर देखिएगा गर्म गर्म एनर्जी देखिएगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है पीछे का, हीट एनर्जी उसे एब्जॉर्ब करता है, अपने चलने के लिए जितना एनर्जी है उससे लेता है, बाकी जो है एग्जॉस्ट होता है। तो सिंक कहिए उसको, जो सराउंडिंग है वो उसका सराउंडिंग है ना, फ्रिज के ई साइड वाला जो खाली जगह है। तो एक सोर्स है और एक सिंक। अब बताइएगा सोर्स और सिंक समझ में आया आपको? सोर्स क्या है? सोर्स क्या है? फ्रिज में रखा हुआ सामान, फ्रिज में रखा हुआ सामान सोर्स है, और फ्रिज का बॉटम का खुला पार्ट सिंक है। सिंक, फ्रिज का काम क्या है? बोलेंगे सोर्स T1 टेम्परेचर पे होगा और सिंक T2 टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो ये T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर जो किया, यानी जो टेम्परेचर घटाया, यही टेम्परेचर घटाना, यही टेम्परेचर घटाना इस सिस्टम का वर्क डन है या नहीं है? बताओ। फ्रिज का वर्क डन क्या, कि कोई चीज को रखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो वो आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यही ना काम है फ्रिज का। तो हो गया फ्रिज का वर्क डन, T1 माइनस T2। या आप कह सकते हो कि इसकी हीट एनर्जी स्टोर्ड थी Q1 और यहां पर हीट एनर्जी है Q2, तो वर्क डन बराबर क्या लिख दोगे? Q1 माइनस Q2। क्लियर है? क्लियर है? T1 हमेशा ग्रेटर होगा T2 से। किसी किसी किताब में इसको T2 माना है तो इसको T1 बनाया है, तो वहां पे T2 माइनस T1 हो जाए।
तो वो देखना पड़ेगा सोर्स का क्या टेम्परेचर है और सिंक का टेम्परेचर क्या है। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हमेशा ज़्यादा होगा, वो T1 बन जाए चाहे T2 बन जाए। ठीक है, चूंकि फिजिक्स वाली किताब में आप T2 माइनस T1 ही देखो, तो हम लोग ध्यान दिलाने के लिए वो T1 और T2 लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री के भी कुछ किताब में T2 माइनस T1 ही है ना। तो बात T1 और T2 का नहीं है, बात सोर्स और सिंक का है। ठीक है, कि टेम्परेचर ऑफ सोर्स क्या और टेम्परेचर ऑफ सिंक क्या। अब मानने की वाली बात है, जो मान लीजिएगा। अब हमने नहीं माना इसलिए ना कि पहले ही Q2 काहे माने, T2 काहे माने, पहले तो T1 मानना पड़ता है तब ना बाद में T2 मानते, इसलिए हम सीधा सीधा आपके लिए। क्लियर है? तो सुनिएगा, हल्ला नहीं, सुनना है। सुन रहा है जी? Let the temperature of source is T1 which is higher than temperature of sink T2. Work done of refrigerator is to decrease the temperature of substance. That is T1 minus T2. Refrigerator withdraw energy from the substance which placed in the system. And it called as सोर्स। सोर्स किसको कहते हैं वो भी लिख दिया। दो तीन पॉइंट लिखो जल्दी से।
बुधवार तक तो हम लोग आ ही सकते हैं यार। नहीं नहीं। बुधवार तक तो कर सकते, क्योंकि जो होली इतवार के बाद है, एक दिन इस चैप्टर में और लग जाए, वो छोड़ देंगे, ये एक दिन और इसमें लग जाए, एक दिन लग जाए। वही बतवा तो हम बोल रहे हैं सीधा, तो तुम बोल रहे हो उल्टा, एक दिन और लग जाए। तुम तो आज चली आई है, तुम तो जाके चली आई। नहीं, अच्छा फिर जाना है। अच्छा। बड़ा टेंशन है। अब देखो इफिशिएंसी क्या होता है, सुनेगा। इफिशिएंसी क्या होता है सुनिएगा। इट्टा, खत्म नहीं हो रहा है, एक दिन में और खत्म हो रही। इफिशिएंसी बराबर होता है हमेशा आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट। क्योंकि मैथमेटिकल क्वांटिटी है, परसेंटेज लगता है तो मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, लेकिन हमेशा ये इफिशिएंसी आउटपुट बाय इनपुट होता है। ये जैसे मैथ में जनरल भाषा है कि कितना फायदा हुआ, दैट इज कॉल्ड इफिशिएंसी। फायदा क्या हुआ, तो फायदा, तुम ही लोग सोचो, छोटा सा व्यापार 100 रुपए का सामान खरीद के लाए, यदि 120 रुपया में बेचे तो फायदा हुआ 20 रुपए। 120 माइनस 100/100, 20% का फायदा हुआ। जैसे कि 120 माइनस 100 अब बटा 100 गुना 100, परसेंटेज में निकला 20/100 निकला, परसेंटेज में कैंसिल हो गया, है ना, ये खाली एफिशिएंसी में 20/100। ठीक है, यही फॉर्मूला एफिशिएंसी का। 120 माइनस 100, T1 माइनस T2 बाई 100, दैट इज T1। ठीक है, एफिशिएंसी कहलाता, आउटपुट बाय इनपुट गुना 100। एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क डन बाई क्यू, वर्क डन बाई क्यू दैट इज इनपुट, एनर्जी इनपुट बराबर आउटपुट बाई इनपुट। क्या आउटपुट लेंगे इससे, तो Q1 पे एनर्जी था, Q2 बन गया, शुरुआत कितना पर था, Q1 पे। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात। T1 पर सबस्टांस था, T2 पे पहुंच गया, शुरुआत कहां से हुआ था, ठीक, दैट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी। परसेंटेज कहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। परसेंटेज इफिशिएंसी बराबर इफिशिएंसी इंटू 100, परसेंटेज इफिशिएंसी बराबर W/Q इंटू 100 बराबर Q2 माइनस, माइनस जब लिखाता है तो Q2 माइनस Q1 लिखने की आदत पड़ी हुई है। Q1 माइनस Q2 बाई Q को क्या लिख देंगे, Q1 इंटू 100, T1 माइनस T2 बाई T1 इंटू 100। एंड सुनना, सुनिएगा, दिस इज कॉल्ड एज मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, नहीं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों, क्योंकि ये प्रूव करता है कि इफिशिएंसी ऑफ सिस्टम कांट बी 100%। प्रूव करता है या नहीं करता है। यदि Q1 से Q2 घटेगा और भागा पड़ेगा Q1 से, तो ये हमेशा कम होगा, Q1 से हमेशा कम होगा।
Q1 से हमेशा कम होगा क्या, Q1 माइनस Q2, Q2 अमाउंट कम होगा, तो कभी भी इफिशियंसी 1 के बराबर या 100% के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए दिस एक्सप्रेशन, चाहे दिस एक्सप्रेशन, इसमें से कोई भी लिखा हुआ एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर ए हुआ ना ये, ए फॉर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। यहाँ पर कंडीशन सिर्फ ये है कि T1 जो है हमेशा ग्रेटर देन T2 होगा। T1 टेम्परेचर ऑफ सोर्स, अरे बाप, ये कौन है, ये है, केस करें, अगर वो बचा होगा, टेम्परेचर ऑफ सिंक T1 and T2 always taken in Kelvin scale। ठीक है, T1 is always greater than T2, और यही वर्कडन जो है वो है T1 माइनस T2, यही वर्कडन को लिख सकते हो Q1 माइनस Q2। मतलब पूछा गया है नहीं कि आप छुट्टी नहीं दीजिएगा, तो देख 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 लाइव कर देंगे, लाइव कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गया, हो ही जाता। इस पर भी एगो क्वेश्चन तो देख के इसको खत्म कर देते। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन स्केल में लेना, डिग्री सेंटीग्रेड में कभी नहीं लेना। सब जगह छुट्टी हो गया ना, तो हमको खलनायक समझ रहा होगा सब। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए जल्दी से। कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी, कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, ENGINE, calculate the maximum efficiency of an engine operating between 100 डिग्री सेंटीग्रेड and 25 डिग्री सेंटीग्रेड
एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखा था? कैलकुलेट द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ना 25 डिग्री। देखो, सबसे पहले इसको 273 से जोड़ देना ही उचित होगा। डिग्री सेंटीग्रेड में तो कुछ समझना ही नहीं चाहिए। तो कितना केल्विन हो गया? 273 से इसको जोड़ दीजिएगा, 298 केल्विन। इफिशियंसी या परसेंटेज इफिशियंसी बराबर T1 माइनस T2 बाई T1 होता है इंटू 100। और हम आपको बता दिया कि जो ज्यादा टेम्परेचर होगा ना, वही सोर्स का टेम्परेचर होगा, है ना? इतना लिखा नहीं है, लेकिन हमें समझना है कि एक कार्नोट साइकिल जैसे फ्रिज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ सामान को 25 डिग्री पे ला सकता है। ऐसा कभी फ्रिज कर रहा है क्या? 25 डिग्री वाले को 100 डिग्री पे लेके जाएंगे? तो उसके लिए तो चूल्हा रखा हुआ है ना, गर्म किया जाएगा ना उससे। तो कितना कर दें? 373 माइनस 298 बटा 373 इंटू 100। तो परसेंटेज एन बराबर 75 बाई इंटू 100, 20 पॉइंट। है ना? बस एक और देंगे, ऐसे बनेगा। मतलब बहुत ही आसान है। और सबसे मुश्किल जो एक ठो और जो लंबा चौड़ा करके देगा, वो एक क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। जैसे होली खेलने वाला सब आता है ना, दरवाजा पे तोड़ देते, भांग पीता, वैसे ही किया है। ये होली खेलने वाला आ गया। एन कॉलेज में होली है। अच्छा, हीट सप्लाइड काहे के लिए? कुर्सी हटा रहा है। तुम लोग जो यहाँ जो एडमिशन है वो हाई स्कूल चल जाएगा। हीट सप्लाइड क्वेश्चन है, हीट सप्लाइड टू ए कार्नोट इंजन is 453.6. Heat supplied to a Carnot engine is 453.6 kilocalorie. 453.6 453.6 किलो कैलोरी। How much useful work can be done? How much useful work can be done by the engine which work between 10 and 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 and 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 450 किलो जूल। कितना? किलो कैलोरी। उसके बाद क्या पूछता है? हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय द इंजन।
हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय द इंजन which operating between which operating between 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यही सवाल है मोटे मोटे। तो 10 टू 20 बोले हैं तो 100 लिखा है। 10 एंड 100 डिग्री। आंसर T1 10 डिग्री 273 जोड़ देंगे। हाँ बनाइए बनाइए बनाइए, आप ही लोग बताइएगा हमको। 100 डिग्री मतलब 373 केल्विन। और एक चीज लिखा है हीट सप्लाइड टू इंजन, मतलब एनर्जी दिया है इंजन को Q1 453.6 किलो कैलोरी, है ना। तो पूछता है हाउ मच वर्क कैन बी डन बाय द इंजन। हाउ मच वर्क कैन बी डन, वर्क कैन बी डन, हाउ मच वर्क कैन बी डन। तो इफिशियंसी बराबर वर्क डन बाय क्यू ही तो होता है, दैट इज Q1 बराबर T1 माइनस T2 बाई T1। अब इसको एक साथ कर लेंगे, इफिशियंसी को छोड़ देते हैं, वर्क डन निकल जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल बाई 453.6 बराबर T1, उल्टा लिख दिए। 10 डिग्री पर लाना ना होगा, 100 डिग्री से शुरू किए होंगे। 373 माइनस 283 बाई 373 बन गया सवाल। वर्क डन बाई 453.6 बराबर 100 में से 10 गया 90 बटा 373। तो वर्क डन इज इक्वल टू 453.6 इंटू 90 बटा 373। अब जो है 453.6 मल्टीप्लाइड बाई 90। तो 100 डिग्री मतलब 373, 40824 बाई 373 40824 डिवाइडेड बाई 373 109.44 किलो कैलोरी, सॉरी जूल नहीं, किलो कैलोरी। एक टॉपिक रह गया है, वो है गिब्स एनर्जी, और उसी से जुड़ा हुआ बात है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब ये देखते हैं। शुरू दिन भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई विशेष बात है नहीं।